नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं सीटेट आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा होगा। 21 बैच का हो, 22 बैच के भी कुछ बच्चों ने सीटेट डाला है। तो सीटेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, निश्चित तौर पे मैं वहाँ से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी यह कितना फ़ायदेमंद होता है यह आप लोगों के एक कमेंट से हमें पता चलता है। बाकी आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। अगर हमारी वजह से भी कुछ इंक्रीजमेंट आपके जीवन में होता है तो मैं अपने आप के सौभाग्यशाली समझूंगा। उसी प्रक्रिया में आज का यह वीडियो मैं आपके बीच दे रहा हूं। निश्चित तौर पे आप सभी लोग जानते हैं सीटेट में पेडागोजी आती है, और पेडागोजी में मित्रों जो शिक्षण शास्त्र होता है, इस शिक्षण शास्त्र में जिसे कहा जाए कि मतलब कि चाहे हिंदी का शिक्षण शास्त्र हो, चाहे इंग्लिश का शिक्षण शास्त्र हो, चाहे ईवीएस का शिक्षण शास्त्र हो, हर एक जगह आपको आकलन करना, बच्चों का आकलन करना और बच्चों का मूल्यांकन करना, और जो मूल्यांकन के टूल्स होते हैं जिसे पोर्टफोलियो कहा जाता है, रूब्रिक्स कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आकलन और मूल्यांकन को बताएंगे। आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, और मूल्यांकन के जो टूल्स होते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह जो होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं ये उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं ये दावा भी करता हूं, आपकी परीक्षा में यहां से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा यहां से कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मित्रों आकलन के बारे में कि आकलन क्या होता है। मित्रों, आकलन को जो है अंग्रेजी में हम बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं आकलन को अंग्रेजी में। ठीक है, असेसमेंट बोलते हैं। मित्रों, आकलन क्या होता है? आकलन यह होता है, मैंने यहां पे लिखा है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको आकलन करना है तो आकलन करने के लिए आपको आकलन करना का मतलब उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। उसका हमें ये नहीं देखना है कि उसके क्या गुण है क्या दोष हैं। अगर हमने गुण और दोषों की परिचर्चा कर दी, गुण और दोषों पर मैंने निगाह मार दिया तो मूल्यांकन हो जाएगा। आकलन में केवल और केवल उस व्यक्ति की हिस्ट्री पता की जाती है। ठीक है, उस जैसे कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, मर्डर करके आया है, तो आपको अगर आकलन करना है तो आकलन करने का मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता करना है, उसकी जानकारी एकत्रित करनी है कि उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, या आगे वह किस तरीके का क्या गेम बना रहा था अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है किसी भी या किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है वही आकलन कहलाती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, गुण और दोष, जहां भी गुण और दोष, किसी व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में विवेचना करना, उसे अलग अलग करना, वो हो जाता है मूल्यांकन, उसे इवैल्यूएशन बोलते हैं। लेकिन आकलन में हम गुण दोष नहीं देखते हैं, बस उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, वह आगे क्या प्लानिंग करने वाला है इसके बारे में तो जानकारी कोई जानता ही नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने का जो प्रयास होता है वही आकलन बोला जाता है। आकलन को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आकलन जो है, आकलन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो यहां पे 2 उद्देश्य लिखा गया है। निश्चित तौर पे दोनों उद्देश्यों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आकलन का उद्देश्य होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, अर्थात जो आपने शिक्षण अधिगम का, जो भी आपने टीएलएम का प्रयोग किया, जिस भी चीज का आपने प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास किया, उस टूल मतलब कि उसमें अगर आप जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आकलन करके। ठीक है, बच्चे के बारे में आपने जान लिया, अब बच्चे के बारे में आपने जान लिया, हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड के बारे में, बच्चा इस तरीके से पढ़ाई, मतलब कि इस क्षेत्र से आता है, इस समाज से आता है, बच्चा कहां पे कमजोर है, मैंने आकलन कर लिया। आकलन करने के बाद अगर मैंने आकलन कर लिया तो मैं अपने जो शिक्षण अधिगम के शिक्षण विधियां होंगी उसी तरीके से उस पर इंप्रूवमेंट करेंगे ना, उसी तरीके से उस पर डालेंगे जिससे बच्चा बेहतर सीख पाए। ठीक है, तो आकलन करने का जो उद्देश्य होता है, सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम, अर्थात बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए वो पहले से हमें पता चल जाता है, यही उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं जो अवधारणा होता है, अवधारणा को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और सीटेट में जो है अवधारणा को, इसी कॉन्सेप्ट को संप्रत्यात्मक लिखकर आता है। ठीक है, संप्रत्यात्मक लिख करके आता है, इसका मतलब यही है कॉन्सेप्ट। संप्रत्यात्मक का मतलब भी समझिएगा, मोटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट होता है उससे संबंधित भ्रांतियों को हम कंफ्यूजन बोलते हैं, उससे संबंधित जो कंफ्यूजन होता है आकलन करके ही हम ठीक कर सकते हैं। किसी के बारे में जब आप आकलन करेंगे तो किसी बच्चे के बारे में आकलन करेंगे, अगर आप एक टीचर हैं तो उसकी जो संप्रत्यात्मक समझ है,
किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसके सामने, तो हम उसे समझ पाएंगे उसे आकलित करके, ठीक है, आकलित करके कि बच्चा इस बैकग्राउंड से है यार, तभी नहीं सीख पा रहा, इसके घर में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, इस वजह से नहीं सीख पा रहा, हमें इस तरीके से सिखाना चाहिए, तो हम आकलन के माध्यम से ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आकलन के उद्देश्य आपने जान लिया। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात, असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ये टेट में पूछा जाता है, लेकिन सीटेट में तो नहीं पूछा जाता है। आकलन कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? आकलन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है रचनात्मक, एक होता है योगात्मक। क्या क्या होता है? एक होता है रचनात्मक आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक, आकलन की अंग्रेजी होती है असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन होता है समेटिव असेसमेंट। क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मित्रों टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। टीचिंग लर्निंग, LEARNING, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाने के दौरान ही, जैसे कोई टॉपिक आपने जल टॉपिक पढ़ाया, जल टॉपिक पढ़ाने के बाद आपने एक बच्चे को उठा करके आपने उसी दौरान क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, आप क्लास में ही बच्चे के ज्ञान को परखने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही, सीखने की प्रक्रिया के दरमियान ही आप जब बच्चों का आकलन करते हैं, जब बच्चों को देखते हैं कि बच्चा कहां पे है, गुण दोष नहीं देखते, बच्चा कहां पे है, बच्चा जो मेरे से पढ़ाया जा रहा है वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन हम करते हैं उसे हम बोलते हैं मित्रों रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और जो योगात्मक आकलन होता है, रचनात्मक का मतलब मित्रों समझिएगा, रचनात्मक मतलब रचनात्मक बोलने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव खुद एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव यार, पॉजिटिव मतलब रचनात्मक मतलब ऐसा कोई आकलन किया जाए जिससे बेहतर हो जाए। रचनात्मकता में खुद आपको पॉजिटिवनेस निकल करके आ रही, सकारात्मकता देखने को मिल रही है, मिल रही है ना भैया। देखिए, रचनात्मक आकलन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया जाता और इसे ही नई शिक्षा नीति में, एनसीईआरटी में भी नई शिक्षा नीति में बेहतरीन माना गया है। ठीक है, और योगात्मक आकलन आप देख रहे हैं ना, योगात्मक मतलब बहुत दिन से जोड़े हुए हैं किसी ज्ञान को, जो है किसी मतलब कि कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक दिन छमाही आ गया, है ना, छमाही आ गया, 6 महीना पूरा हो गया, तब हम बच्चे से कहेंगे ए बच्चा कल आपका पेपर होगा और देखते हैं आपने 6 महीने के दौरान क्या सीखा। योगात्मक मतलब जो जितना आपने पढ़ाया है उसका एक बार में ही आकलन कर लिया जाए। ठीक है, जितना आपने थोड़ा करके पढ़ाया है, 6 माह के अंदर, 3 माह के बाद, 1 साल के बाद उसका टेस्ट ले लिया जाए, वो होता है योगात्मक आकलन। क्या होता है मित्रों? यह होता है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में जो आकलन होता है, वर्ष के अंत में जो आकलन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम योगात्मक आकलन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं मित्रों? समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक का मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। रचनात्मक सुन करके ही आपके दिमाग के अंदर बत्ती जल रही होगी यार, पॉजिटिव मतलब कोई चीज अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर उसके मतलब बच्चा थोड़ा सा भी, आप कैसे समझेंगे कि हमारा बच्चा ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर उसी समय उससे पूछ लेंगे, उसका चेहरे की हवाइयां उड़ रही है और समझ नहीं पा रहा है, उसी समय हम बच्चे को खड़ा करके पूछ लेंगे बेटा बताओ जो आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा पूछ लीजिए। अगर वो इधर उधर कर रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ाने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो रचनात्मकता आप दिखाइए, है ना। तो वही होता है रचनात्मक असेसमेंट मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसेस के दौरान। और योगात्मक का मतलब थोड़ा योग जोड़ के एक बार में टेस्ट ले लिया जाए। ठीक, तो रचनात्मक और योगात्मक आकलन आपने समझ लिया, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सीखने का आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने के रूप में आकलन क्या होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, रचनात्मक आकलन को ही बेस्ट आकलन माना गया है। क्या? बेस्ट आकलन इसे ही माना गया है, बेस्ट आकलन। ठीक है, बेस्ट असेसमेंट इसे माना गया है, सबसे बढ़िया आकलन। ठीक है, और इसी को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में इसे ही बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि बच्चे के 6 माह के बाद ही पेपर लीजिए, तभी जाकर के बच्चा आपको मतलब बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएगा। ठीक है,
चलिए, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? योगात्मक आकलन है, रचनात्मक आकलन है, स्व आकलन है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए मित्रों, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। अब हम सबसे पहले बताते हैं सीखने का आकलन क्या होता है। यहां पर शब्द लिखा गया है का। अब मैं पूरी तरीके से, आपने समझ लिया कि रचनात्मक आकलन क्या होता है। रचनात्मक आकलन का मतलब यह होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आकलन करते हैं क्या होता है? रचनात्मक आकलन। और क्या योगात्मक आकलन क्या होता है? वर्ष के अंत में छमाही परीक्षा जो आप करवाते हैं उसे हम कहते हैं योगात्मक आकलन। अब देखिए, सीखने का आकलन, का शब्द बीच में आ गया। क्या आ गया भैया? का शब्द बीच में आ गया। का, सीखने का आकलन, आपने अभी तक जो सीखा है, आपने अभी तक जो सीखा है उसका आकलन करना क्या कहलाएगा? सीखने का आकलन। बीच में का आ रहा है, इसी का शब्द को पकड़िए ना, इसी का शब्द को पकड़िए। सीखने का आकलन, आपने अभी तक बेटा जो सीखा है उसी का हम आकलन कर रहे हैं, उसे ही हम बोलेंगे भैया सीखने का आकलन। तो भैया का से आप समझ गए कि नहीं? का मतलब क्या? मतलब बाबा आदम के जमाने से जो मैंने सिखाया है आज आपका आकलन मैं कर लूंगा, वही होता है सीखने का आकलन। और सीखने का आकलन का मतलब अभी तक जो आपने सीखा है, मतलब योगात्मक आकलन। क्या है योगात्मक आकलन? मतलब समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? योगात्मक आकलन। इसे हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? ऑफ का मतलब होता है का। सीखने का आकलन, आपने जो कुछ सीखा है उसका आकलन, जो कुछ सीखा है उसका आकलन होता है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। बीच में क्या कहा भैया? के लिए। इसे हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, कुछ लोग इसे अंग्रेजी में बताते हैं, लेकिन मैं हिंदी भाषी हूं तो हिंदी में समझाने का, आपको मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करिए। सीखने के लिए आकलन, बीच में क्या आ रहा है? के लिए। अब देखिए, सीखने का आकलन जो होता है उससे आप भाव निकालिएगा। सीखने के लिए आकलन जो होता है, सीखने के लिए आकलन, भाई सीखने के लिए आकलन, पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ रही कि नहीं? सकारात्मकता आ रही कि नहीं? सीखने का आकलन, सकारात्मकता नहीं आ रही थी। ओ, हमें लग रहा था कि यार बहुत दिन बाद सीखने का आकलन, जो मैंने सीखा उसका आकलन कराया जाएगा, मतलब योगात्मक आकलन होगा, मतलब छमाही वाला आकलन होगा। सीखने के लिए आकलन मतलब आपको समझ में आ रहा है, अंदर से खुद सकारात्मकता निकल रही है भाई। सीखने के लिए आकलन, आकलन ऐसा किया जाए जो सीखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल करती हो। सीखने के लिए, के लिए मतलब समझ गए ना? सीखने के लिए आकलन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो हम आकलन करते हैं ना, उसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो रचनात्मक आकलन होता है, वो सीखने के लिए होता है, निश्चित तौर पे सीखने के लिए होता है। हम बच्चों को सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या है? बच्चों को सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीखने के लिए आकलन का मतलब हो जाएगा रचनात्मक आकलन, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही हम बच्चों से चेक करते हैं कि क्या सीखा आपने, वो होता है सीखने के लिए आकलन। मतलब हमें उसी समय पता चल जाता है कि बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा। भावनाओं को मेरे समझिएगा और निश्चित तौर पे आप हमसे समझने का प्रयास करिएगा। 100% आपको ये फॉर से फॉर्मेटिव नहीं याद करना पड़ेगा, फॉर से फॉर्मेटिव नहीं याद करना पड़ेगा। सीखने के लिए आकलन मतलब के लिए आपके अंदर सकारात्मकता आ रही है, सबसे बेस्ट आकलन होता है रचनात्मक आकलन। सीखने के लिए आकलन मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप कर रहे हैं, वह होता है रचनात्मक आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। कोई समस्या आपको हुई? हमें तो नहीं लगता है कोई समस्या हुई होगी। यहां पे देखिए, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन, जब भी यहां जाए बीच में के रूप में आकलन। ठीक है, ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग, इसे बोलते हैं। हम अंग्रेजी में ज्यादा नहीं जानते क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती होती नहीं है। ठीक है, आती है, इतना नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन हम हिंदी में सिखाने का प्रयास करते हैं, सीखने का भी प्रयास करते हैं। सीखने के रूप में आकलन जहां भी आ जाए इसे हम बोलते हैं स्व आकलन। क्या बोलते हैं? स्व आकलन। जब बच्चा, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने के बाद एक पेज पढ़ लिए, उसके बाद उसका उत्तर बंद करके, हमारे यहाँ अवधी भाषा में मूद कहा जाता है, मूद करके, ठीक है, उसका उत्तर बंद करके पढ़ते हैं। भाई भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, इस तरीके से जब आप सीखने के रूप में आकलन मतलब अपना ही आकलन स्वयं करते हैं, सीखने के रूप में आकलन करते हैं, ठीक है, तो होता है स्व आकलन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि रचनात्मक आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन क्या होता है, सीखने का आकलन क्या होता है। का आकलन मतलब
समझ गए ना, का आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है और सीखने के रूप में आकलन। मैं एक मतलब कि एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति है और जो है चाय बना रहा है, ठीक है, चाय बना रहा है और चाय बनाने के बीच में वह जो है मतलब कि जो चीनी होता है, आप चाय बना रहे हैं, चीनी जो है थोड़ा सा डालने जा रहे हैं और जितना चीनी डालना चाहिए उससे ज़्यादा आपने चीनी अपने स्पून चम्मच में उठा लिया और डाल दिए, ठीक है। तभी आपकी मम्मी आप वह चीज़ें देख रही थी, उन्होंने आकर के आपको बताया कि बेटा इतनी चाय में इतनी चीनी नहीं डाली जाती है, ये इतना चीनी डाली जाती है, ठीक है, उन्होंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप बताइए वह फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा कि समेटिव असेसमेंट होगा? मतलब आप चाय बना रहे थे, उसी वक्त आपने चीनी डाला, आपकी मम्मी ने टोक दिया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वो होता है रचनात्मक आकलन, वो होता है सीखने के लिए आकलन। आपको सिखाने के लिए आपकी मम्मी प्रतिबद्ध हैं, वो होता है सीखने के लिए आकलन। और जब आपकी मम्मी कहती कि चला आज डाल दे बाटन, 5 दिन बाद बताई थे, धीरे धीरे डाल अपने आप समझ गई हैं, वो होता है सीखने का आकलन। एक दिन 5-6 दिन बाद बताओ देते हैं यार इतना डायरेक्ट चाहिए, अरे तो वो होता है सीखने का आकलन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको हुई होगी। मैंने अपनी तरीके से पूरा प्रयास किया है समझाने के लिए आकलन क्या होता है। आइए चलिए मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों मूल्यांकन के बारे में। आकलन को आपने देखा क्या होता है, जब बच्चे की या किसी व्यक्ति विशेष की हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में केवल जानकारी एकत्रित करते हो, वो आकलन होता है। लेकिन अगर वही बात इवेल्युएशन की आती है, वही बात मूल्यांकन की आती है, तो मूल्यांकन मित्रों किसी व्यक्ति के गुण दोषों की विवेचना करने के बाद जब हम सही निर्णय पर पहुंचते हैं, वह होता है मूल्यांकन, ठीक है। सही निर्णय पर जब हम पहुंचते हैं तब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों को देख करके नहीं करते हैं। आप हमारा मूल्यांकन करते हैं कि निशांत ज्ञान की तरफ से जो नितिन भाई है बेहतर पढ़ाते हैं, तो हमारा मूल्यांकन आप केवल मतलब कि आप तो हमें केवल इसी स्क्रीन के माध्यम से जानते हैं ना, स्क्रीन के पीछे मैं क्या हूं आप नहीं जानते, मेरी रियल लाइफ कैसी आप नहीं जानते हैं। मेरा मूल्यांकन आप बेहतरीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे केवल आप गुणों को ही देख रहे हैं। मेरे एक अंदर जो अवगुण है, मैं जो समाज में अवगुण वाला जितना भी मेरा जो हिस्ट्री वगैरह होगा, आप उसके बारे में तो जानते नहीं है, तो आप हमारा मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आप हमारे बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप मेरे गुणों को ही केवल देख रहे हैं। जब आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा तो आपको हमारे गुणों और दोषों दोनों की विवेचना करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप हमारे बारे में मूल्यांकन कर पाएंगे, आप हमारे बारे में सही निर्णय ले पाएंगे। तो मूल्यांकन मित्रों यही होता है। यहां पर मैंने लिखा है किसी विषय वस्तु या व्यक्ति या अन्य के गुणों दोषों का विवेचन करके मतलब उसे एनालिसिस करके उसके बारे में सही निर्णय लेना ही क्या बोला जाता है? मूल्यांकन कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। आकलन क्या होता है? हिस्ट्री, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, ठीक है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है मित्रों। जो मूल्यांकन होता है मात्रात्मक भी हो सकता है, हम उसे नंबर में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर में डिनोट कर सकते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति का आपने मूल्यांकन किया, उसे आपने 5 नंबर दे दिया। कहा नहीं जाता है कि मैंने एक काम किया, बताओ भाई हमें 10 में से 9 दोगे कि 8 दोगे? तब वो अगला व्यक्ति कहता है भाई आपने 9 नंबर का काम किया है, भाई आपने 100 में 100 का काम किया है, ठीक है। तो ये जो मूल्यांकन होता है ना, आपके गुणों दोषों को देखने के बाद कोई व्यक्ति इसे जो है मात्रात्मक भी बोल सकता है, ठीक है, और गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब आपने पिछले वाले कार्य से बेहतर कार्य कर दिया है, आपका मूल्यांकन जो है गुणात्मक भी मापा जाता है, ठीक है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक यही होता है विशेष करके, ठीक। तो मूल्यांकन के बारे में आपने समझ लिया मित्रों। एक बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? आपसे एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला और व्यापक का मतलब होता है एक विस्तृत क्षेत्र। लगातार चलने वाला विस्तृत क्षेत्र का जो मूल्यांकन होता है उसे हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब भारत में शिक्षा नीति आई थी 1986 की, ठीक है, 1986 की ही शिक्षा नीति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात की गई थी। मित्रों ये होता क्या है, इसमें जो है शिक्षा के संपूर्ण अवधि में, विशेष करके मैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करूं तो इसे जो है स्कूल के बेसाब से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? स्कूल से, ठीक है। यह मूल्यांकन जो है स्कूल में किया जाता है, ठीक है। मेरे अनुसार ऐसे जब मैंने पढ़ा 4-6 जगह से, तो स्कूल बेस्ड आपको भी समझ में आएगा भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब बिल्कुल इसे स्कूल से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए होता है। कहां होता है? शिक्षा के संपूर्ण। और शिक्षा आप कहां ग्रहण करते हैं?
भौतिक रूप से शिक्षा आप स्कूल में ही ग्रहण करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन स्कूल बेस्ड, इसे आप लिख लीजिएगा, स्कूल बेस्ड, BASED, यही होता है ना, स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन होता है। क्या होता है? स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन होता है, अर्थात विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए होता है और शिक्षा की संपूर्ण अवधि स्कूल में ही शिक्षा दी जाती है। शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक दोनों पहलू इसमें शामिल होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में केवल आपके शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, आपने कितना बेहतर सीखा, अब कितना बेहतर सीख रहे हैं, यह नहीं सीखा देखा जाता है। आपने गैर शैक्षणिक जो कार्य किए हैं, जो आपने गैर शैक्षणिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपने बहुत बेहतरीन वक्तव्य दिया है, आपको वह भी देखा जाता है। ठीक है, यह होता है गैर शैक्षणिक। और ठीक है, तो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए होता है और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पहलू इसमें शामिल किए जाते हैं। यह होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मित्रों, एक शब्द आता है वैध मूल्यांकन। मित्रों, वैध मूल्यांकन क्या होता है? वैध मूल्यांकन का मतलब होता है ऐसा मूल्यांकन जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में जानना चाहते हैं। यही होता है वैध मूल्यांकन। भाई वैध मूल्यांकन, वैध मतलब सही, सही मूल्यांकन का मतलब आप आदर्श शिक्षक के तौर पे, आदर्श व्यक्ति के तौर पे निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मूल्यांकन जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में जानना चाहते हैं। बस क्या बात है इसमें समझने के लिए, हमें तो नहीं लगता कोई समस्या होगी। आगे बात करते हैं मूल्यांकन के टूल्स। मित्रों, यहां से क्वेश्चन पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स और चेकलिस्ट, यहां से निश्चित तौर पे क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी बच्चा रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो में अटक जाता है या कभी कभी गलतियां कर देता है, तो आपको अब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, रूब्रिक्स का सीधा मतलब मैं बता देता हूं और पोर्टफोलियो का सीधा मतलब बता देता हूं। मित्रों, पोर्टफोलियो आपकी जन्म कुंडली के तौर पे होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होती है? जन्म कुंडली होती है। उसमें आपको मैं बताता हूं पोर्टफोलियो क्या होता है। मित्रों, मूल्यांकन के टूल्स मतलब आप अगर एक शिक्षक हैं तो पोर्टफोलियो देख करके बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे के गुण और दोष दोनों लिखे होते हैं। ठीक है, तो मित्रों, एक प्रकार की यह फाइल होती है जो पोर्टफोलियो होता है, जिसमें बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कार्यों का संग्रह होता है। सभी कार्य वो किया, जो भी कार्य वो किया होगा उसके सभी कार्यों का संग्रह होता है। इसमें व्यक्तिगत होता है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी होगी, उसका नाम क्या, उसके पापा का नाम क्या, उसका घर कहां है, व्यक्तिगत होगी। उसकी पारिवारिक जानकारी होगी, उसके पापा क्या है, उसकी मम्मी क्या है, उसके पापा का बैकग्राउंड क्या था, उसकी मम्मी का बैकग्राउंड क्या, मम्मी का नहीं लिखा जाएगा, पापा का लिखा जाएगा। उसके बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, पापा अगर एसडीएम है तो बच्चा, ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। उसकी पारिवारिक स्थितियों के बारे में भी पोर्टफोलियो में जिक्र किया जाता है। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, शैक्षणिक में वो कौन कौन सा प्रगति हासिल किया, और सह शैक्षणिक का मतलब जो खेल से संबंधित हैं, जो और भी कई कांड होते हैं जो बच्चा कर देता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के दौरान कोई गलती करता है, उसे भी पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाता है कि बच्चे ने यहां पे गलती किया था, हमने उसका मूल्यांकन करने के बाद ऐसा मतलब एक विशेष प्रकार की तकनीकी अपनाई जिससे बेहतर बच्चा कर पाया। ठीक है, तो शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी तक होती है। सामाजिक जानकारी मतलब कोई कांड अगर बच्चे ने कर दिया है, कांड का मतलब आप समझ रहे होंगे कांड क्या होता है, बताएंगे नहीं। जो कोई अगर कांड बच्चे ने कर दिया है तो पोर्टफोलियो में वह भी लिखा जाना चाहिए, है ना। अब लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन लिखा जाना चाहिए ये सब चीजें, है ना। तो वही होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है आपने समझ गया, जो बड़का चीज होता है जिसमें शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक और उसके बाद सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और उसके बाद पारिवारिक, व्यक्तिगत सभी जानकारी लिखी गई होती है, वो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखने मतलब जैसे कि कक्षा 4 का बच्चा कक्षा 5वीं में जा रहा है, उसके पोर्टफोलियो कक्षा 5वीं वाले टीचर को दे दिया जाता है, तो कक्षा 5वीं वाले टीचर के लिए आसान हो जाता है बच्चे के बारे में जानकारी हासिल करना। बच्चा ऐसा 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 करके आया है, बच्चे की स्थिति ये है, अब हमें बच्चों को इस तरीके से सिखाना है। पोर्टफोलियो की मदद से हम बच्चे को आगे कैसे, किस रणनीति के तहत हमें पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करके हमें पढ़ाना है, किस मतलब जो भी हम बच्चे के लिए बेहतर कर पाएंगे, अगर उसके बारे में हमें पिछली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी रहेगी। पोर्टफोलियो इसी वजह से आवश्यक है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं भैया पोर्टफोलियो कौन बनाता है। मित्रों, पोर्टफोलियो कौन बनाता है? पोर्टफोलियो व्यक्ति मतलब टीचर साहब बनाते हैं, बच्चे को नहीं दिया जाता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, है ना। आगे बात करते हैं मित्रों रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आप प्ले स्टोर से जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो है रेटिंग दिया रहता है इस तरीके से। 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, 5 स्टार रेटिंग, 2 2 4 1 5। कोई बच्चा अगर बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है,
बेहतरीन कार्य कर रहा है, तो हम एक रेटिंग बनाएंगे। जैसे कोई मैंने परीक्षा करवाया, उसमें 50 में 50 बच्चा ला दिया, तो हम उसे कहेंगे भैया 50 में 50 पाने वाले को 5 स्टार रेटिंग दी जाए। इस तरीके से उसे रेटिंग दी जाती है। कोई दिक्कत आपको रेटिंग स्केल में नहीं होगी। रेटिंग स्केल से क्वेश्चन नहीं आता, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेटिंग स्केल आपने समझ लिया क्या होता है ना। भूकंप पे रेटिंग स्केल कैसे मापा जाता है, वो सब वही सब चीजें रेटिंग स्केल होती हैं, है ना। 40 नंबर पाने वाले को 4 स्टार दिया जाएगा, 30 नंबर पाने वाले को 3 स्टार दिया जाएगा, 20 नंबर पाने वाले को 20 स्टार दिया जाएगा। वही होता है रेटिंग स्केल, है ना। और स्टार नहीं होता है, और भी चीजें उसमें मेंशन कर दी जाती है। स्टार मैं आप कुछ समझने के लिए बता रहा हूं। आगे बात करते हैं रूब्रिक्स। मित्रों, पोर्टफोलियो क्या होता है आपने समझ लिया, उसमें सब कुछ होता है। बड़का पोर्टफोलियो मतलब पापा, जानकारी का जो पापा होता है, बच्चे के बारे में जानकारी का जो पापा होता है पोर्टफोलियो। रूब्रिक्स क्या होता है, यह थोड़ा सा कम जानकारी, कम मतलब जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, जिसमें बालक के प्रगति पत्र, विशेष करके मैं बताऊं प्रगति पत्र जितने भी होते हैं, मार्कशीट वगैरह जो होते हैं, इसमें लिखित और मौखिक, ठीक है, लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के जो अंकों का विवरण किया जाता है। जब अंकों का जो लिखित मौखिक दोनों प्रकार के अंकों का विवरण किया जाता है, उसे हम रूब्रिक्स बोलते हैं। स्कोरिंग मार्गदर्शिका को ही हम क्या बोलते हैं, रूब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे के मतलब कि पारिवारिक जानकारी नहीं होगी, सामाजिक जानकारी नहीं होगी, ये सब जानकारी पोर्टफोलियो में आपको मिलेगा। इसमें केवल और केवल बच्चे के प्रगति से संबंधित जानकारी मिलेगी, वो भी मात्रात्मक। बच्चे पहले 5 नंबर पाता था, अब 10 पा गया, अब आगे और मेहनत किया 15 पा गया, अब 20 पाने लगा, 25 पाने लगा, अब 40 बच्चा पाने लगा है। स्कोरिंग कार्ड जो होता है भाई, अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चौथा देख लीजिए, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मित्रों क्या होता है, चेकलिस्ट जब किसी भी प्रश्न का उत्तर एक होता है, चाहे आप यस या नो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके जो पुराने सर थे, जो आपको कक्षा 10वीं में गणित सिखाते थे, वो बेहतरीन सिखाते थे कि नहीं सिखाते थे? आप कहेंगे यस, बेहतरीन सिखाते थे। बस एक शब्द में, यस या नो में जब हम उत्तर देते हैं, जब हम यस या नो में चेक करते हैं, उसे हम बोलते हैं चेकलिस्ट। इसमें कई तरीके के सवाल होते हैं, आपको केवल एक वर्ड यस या नो लिख करके इसका उत्तर देना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप स्मोकिंग करते हैं, आप कहेंगे नो। ठीक है, यही होता है चेकलिस्ट। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, सब चीजें गलत हैं। स्मोकिंग, दारू वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये सब दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोग इसमें एडिक्टेड हो रहे हैं। और जितनी भी गलत चीजें होती है उसके नीचे लिखा होता है आपके लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसे लेता है ना। क्योंकि मति भ्रम, जब भ्रम की स्थिति होती है, व्यक्ति अपने आप को जब खत्म करने के कगार पे होता है, मानवता का नाश करना होता है, इस तरीके के लक्षण धरा पे दिखाई देते हैं। और पूरी तरीके से आज के समय में दिखाई दे रहा है। कोरोना रूपी महामारी कोई आम चीज नहीं है, ये एक परिचायक है कि आगे क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए, मैं उम्मीद करता हूं आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, और मूल्यांकन के जो टूल्स होते हैं, पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स, यही दो चीजें पूछी जाती हैं। निश्चित तौर पे आपने समझ लिया होगा। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन क्या होता है आपने समझ लिया होगा। योगात्मक आकलन क्या होता है, रचनात्मक आकलन क्या होता है आपने समझ लिया होगा, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है आपने समझ लिया होगा। इस तरीके से 10 नंबर यहां से फिक्स है, पेडोलॉजी से लेकर के हर एक पेडोलॉजी में। ऐसा नहीं है केवल सीडीपी में आएगा, ऐसा नहीं केवल ईवीएस में आएगा, मूल्यांकन और आकलन किसी भी पेडोलॉजी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो एक बार लाइक वगैरह करके हमें बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और अपनी तरफ से एक प्रयास मैंने किया है, बाकी आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से ही हमें समझ में आता है कि मैं अपने जीवन में बेहतर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर 1% आपकी सफलता में मेरा सहयोग हो पाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, और वही करने के लिए मैं प्रयासरत भी हूं, प्रयास करता हूं। ठीक है, अपनी तरफ से 100% बेस्ट देने का प्रयास करता हूं। बाकी थर्ड अंपायर आप ही हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमने थोड़ा सा कम किया, परिश्रम कम किया, हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। थर्ड अंपायर के तौर पे आप बैठे हैं, आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि मैंने बेहतर किया कि नहीं किया। आपके कमेंट हमें सकारात्मकता प्रदान करते हैं और आगे कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस उद्देश्य के साथ मैं मतलब कि यहां पे आया हूं ऑनलाइन क्षेत्र में, हो सकता है कि बेहतर कर जाऊं। ठीक है, चलिए अपना दुआ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी तरीके से आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज आपके जीवन में संघर्षों की काली रात है तो निश्चित
तौर पे आने वाला समय सफलता का स्वर्णिम सूर्योदय आपके चेहरे पर चमकता हुआ जरूर दिखाई देगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आज आप प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे भविष्य में सफल होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परिश्रम किया, स्ट्रगल किया और सफल ना हुआ हो, है ना। आपको जो व्यक्ति असफल दिखाई देते हैं परिश्रम करने के बाद, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, उन्होंने स्ट्रगल किया और परिश्रम किया और सफल नहीं हुए, इसका मतलब है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, उन्होंने कोई ना कोई एक्सक्यूज किया, कोई ना कोई बहाना बनाया, है ना। नहीं तो कोई धरा पे स्ट्रगल करने के बाद सफल ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।